स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी पार्ट बी। जो उसका दूसरा पार्ट है उसके अनुप्रयोग का वो है अनंत विस्तार की आवेशित जो अचालक प्लेट होती है या परत जिसको बोल सकते हो आप, पट्टिका भी इसे कह सकते हैं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज हम अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत, ठीक है, आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकालेंगे उसके निकटवर्ती बिंदु पर। तो हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय से इसे फाइंड आउट करेंगे जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इससे पहले हमने निकाला था गॉस के नियम से जो हमारा अनंत लंबाई के जो रेखीय आवेश था उसके कारण विद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता फाइंड आउट की थी। मतलब जो हमारा आवेशित तार होता है, एक लंबा तार जो होता है अनंत लंबाई का, उसके निकटवर्ती बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी और उसके लिए हमने एक व्यंजक फाइंड आउट किया था जो कि था E सदिश इक्वल्स टू 1/4 पाई। अगर आपको याद आ रहा हो, एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन r, और इसकी दिशा थी एन कैप दिशा में, ठीक है, यानी अभिलंब की दिशा के अनुदिश। तो ये था अनंत लंबाई के जो हमारा आवेशित तार होता है उसके लिए, आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके लिए हमने निकाली थी, एक डेरिवेशन किया था और उससे हमने फाइंड आउट किया था। तो आज हम निकालेंगे अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट। प्लेट मतलब एक स्क्वायर शेप की आप प्लेट मान सकते हो, ठीक है। और वो कैसी रही, कैसा पदार्थ है, वो अचालक है, यानी अगर हम उसके किसी भी क्षेत्रफल में अगर हम उसे आवेश देते हैं तो वो आवेश पूरी तरह से सब जगह से वितरित नहीं होगा, वो जिस जगह पे रहता है उसी जगह रहेगा। यानी अचालक पदार्थों में यही तो होता है, जब हम उसे किसी भी उसके किसी भी टर्मिनल पे या किसी भी क्षेत्र पे जब उसे आवेश देते हैं तो आवेश पूर्ण रूप से पूरी सतह पर वितरित नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए अचालक परत को यूनिफॉर्मली जो है आवेश का वितरण करेंगे। क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली यानी सतत आवेश वितरण करेंगे, जिससे हमारा क्या है, आवेश घनत्व आएगा। और आवेश जो घनत्व आएगा उसके पदों में हम हमारा कुल आवेश निकालेंगे, ठीक है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन और हम फाइंड आउट करते हैं हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम हमारी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट मैं आपको बना देता हूं। तो ये हो गई हमारी अनंत लंबाई की आवेशित अचालक प्लेट अनंत विस्तार की। ना तो इसकी लंबाई का पता, ना इसकी चौड़ाई का पता, तो ये काफी जो है अनंत है, इसका जो कुछ भी है, इसका जो आकृति, इसका शेप, इसकी जो है, हम अनंत लंबाई की है, ये अनंत चौड़ाई की है, विस्तारित प्लेट है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर भी हम इसके जो है 4 पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम अपना एक्सप्रेशन और हमारा जो डेरिवेशन है वो हमें समझ में आए, हमें आसानी से हल हो सके। तो ये हमने A B C और D, ये हमने 4 पॉइंट ले लिए। तो इसके अंदर जो ये क्षेत्रफल आ रहा है, ये आ रहा है हमारी आवेशित चालक की परत का, ये पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि हमारी आवेशित चालक परत होती है वो छोटे छोटे क्षेत्रफलों से, अल्फांश क्षेत्रफलों से मिलके बनी हुई है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम आवेश देते हैं। तो आवेश को इस तरह से हम देते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से ये धनावेश जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस हमारी जो आवेशित ये अचालक प्लेट है, इसके निकटवर्ती बिंदु, यानी कि यदि हम इस प्लेट के ऊपर एक पॉइंट O लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बिंदु O लेते हैं, ये हमारा O बिंदु हो गया। अब इस O बिंदु के सम्मुख हम एक बिंदु P लेते हैं। कितनी दूरी पर लेते हैं, लगभग R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। ये हमारा बिंदु P हो गया। तो ये OP रेखा हो गई, और इस OP रेखा की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है R। यानी कि हमें बिंदु O से और बिंदु P पर इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक निकालना है।
हमने इसे आवेश दे दिया है, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा, हमने पढ़ा है कि यदि किसी भी क्षेत्रफल या सतह पे जब आवेश वितरित होता है, सतत आवेश वितरण होता है, तो उस समय जो हम घनत्व लेते हैं, तो हम लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या लेते हैं? पृष्ठ आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो इसके पदों में जो इसके ऊपर टोटल आवेश आएगा, यानी कुल आवेश जो होगा इस परत पे, वो क्या हो जाएगा? कुल आवेश जो होगा वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा, और इस जो परत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो गया S। क्या हो गया? S हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब भी हम इस इक्वेशन से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 को याद करेंगे। अब देखिए हमारे पास में टोटल आवेश कितना आ गया, जितना हमने वितरित किया, Q इक्वल्स टू सिग्मा S। अब हमें एक चीज और देखनी है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा इस बिंदु पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, वो इस पूरी परत के कारण, मतलब ये इतने सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों से बनी हुई है, उनके ऊपर जो है आवेश है, छोटा छोटा आवेश है, तो उसके कारण टोटल जो विद्युत क्षेत्र, हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस बिंदु पे आएगा। तो उसकी दिशा जो होगी वो किस दिशा में होती है? ओपी दिशा के अनुदिश बाहर की ओर, यानी इस पूरी परत के पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये इसके लंबवत होता है। जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, यानी कि आप समझ रहे हैं यह ओपी दिशा के अंदर होगा। किस दिशा में होगा? ये ओपी दिशा के अंदर होगा। तो कैसे पता किया कि ओपी दिशा के अंदर होता है? कैसे पता किया? बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है कि ये कैसे इस दिशा में होता है, तो इसके लिए मैं आपको अपना एक प्रूफ बता देता हूं कि ये कैसे हुआ। आपने इससे पहले भी इस चीज को आपने यूज किया होगा, जब हमने द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्ष पर हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तब हमने वो चीज यूज करी थी। हमने क्या किया था? द्विध्रुव पर यदि आपको याद हो तो हमारे पास में द्विध्रुव हुआ करते थे, एक माइनस क्यू था और एक प्लस क्यू था। जब दो आवेश, ठीक है, और इनका जो मध्य बिंदु हुआ करता था वो होता था O, और इससे आर दूरी पर हमने एक बिंदु लिया था P। ठीक है, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो किस दिशा में था? इस दिशा में, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो एक्सिस होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती थी उसको हम एक्सिस बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्सिस बोलते थे। तो उस एक्सिस से आर दूरी पर, यानी बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है, और ये हमारा होता था वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब इस माइनस क्यू के कारण, यानी माइनस क्यू यानी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो तीव्रता जो होती थी वो इस दिशा में होती थी, और जो हमारे प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो इस दिशा में होती थी। और जब निरक्ष जो हमारी एक्सिस होती थी उसके सापेक्ष जब हम घटक निकालते थे तो हमें दो घटक प्राप्त होते थे। एक तो हुआ करता था ऊपर वाला जो घटक होता था, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो घटक है वो यदि E1 साइन थीटा है, तो नीचे वाला घटक होता था वो होता था E2 साइन थीटा, और दोनों एक दूसरे के प्रभावों को खत्म कर देते थे। और हमारा जो इस दिशा में हमारा जो विद्युत क्षेत्र जो हमको निकलता था वो निकलता था E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों का टोटल, और वो कुछ इस दिशा में निकलता था। ठीक है, इस तरह से ये हमारा परिणामी होता था। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ये जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए अगर आपको उस टाइम समझ में नहीं आया तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बिंदु O से लगभग L दूरी पर, L लंबाई पर या L दूरी पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसका नाम है A1, अल्पांश लेते हैं, और एक अल्पांश और लेते हैं, दोनों O बिंदु से समान दूरी पर है, A2 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों क्षेत्रफल कैसे हैं? समान है, यानी जो A1 है और A2 है, इनका जो क्षेत्रफल है मान लीजिए D है, स्मॉल क्षेत्रफल D है। दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं? D है, A1 का भी D है और A2 का भी D है। तो ये हो गया हमारा अल्पांश क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल समान है। अब इस क्षेत्रफल पर कुछ आवेश होगा, ठीक है, और A2 पर भी जो कुछ आवेश होगा, उन दोनों का परिमाण भी कैसा होगा? समान होगा। उन दोनों का परिमाण भी कैसा होगा?
समान होगा, मतलब इसके ऊपर मान लीजिए डी क्यू आवेश है तो इसके ऊपर भी डी क्यू आवेश है, यानी आवेश का प्रमाण कैसा है, समान है। और आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो इस A1 क्षेत्रफल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इस A1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, वो होगी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश। यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा अगर ये है तो ये इस दिशा में होगी और वो होगी लगभग, और वो हो जाएगी हमारी A1 के कारण विद्युत क्षेत्र है ये, तो मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ डेल E1। ठीक है, ऐसे ही हमारे A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका जो सदिश होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा और वो होगा डेल E2। अब देखिए OP जो रेखा है वो एक तरह से एक्सिस बन चुकी है, एक तरह की एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर यदि मैं E2 का घटक निकालता हूं तो क्या होगा, डेल E2 cos थीटा, और E1 का घटक निकालता हूं तो वो भी हो जाएगा इसी रेखा के इसी एक्सिस पर E1 डेल E1 cos थीटा। ठीक है, डेल E2 cos थीटा और डेल E1 cos थीटा। अब देखिए इनके जो y एक्सिस पे जो घटक निकलेंगे वो हो जाएंगे, इसका जो निकलेगा डेल E2 sin थीटा और इसका हो जाएगा डेल E1 sin थीटा। अब आपको आप देखते ही पता लग गया होगा, ये तो वही वाली कंडीशन है जो हमने यहाँ पे की थी। जो घटक जो दोनों घटक जो हैं वो परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में ये दोनों विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभावों को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे एक्सिस के अनुदिशी हमारे पास में दो घटक प्राप्त हुए, एक तो डेल E1 cos थीटा और एक डेल E2 cos थीटा। दोनों को जोड़ के ही हमारा जो है परिणामी निकलेगा और वो होगा, वो भी इसी दिशा में होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अनंत विस्तारित अचालक परत के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा उस परत के ही लंबवत होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकला है। तो ऐसे ही अगर अपन कोई भी और भी क्षेत्रफल लेते हैं, मान लीजिए इस कोने पे क्षेत्रफल ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं, दोनों अगर एल एल दूरी पर है, दोनों के ऊपर जो आवेश बराबर है, तो इसके ऊपर भी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, दोनों के फिर घटक निकलेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो उन दोनों का जो परिणामी भी आएगा वो भी इसी दिशा में आएगा। तो हम परिणामी हमेशा इस दिशा में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, गाउस की प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, गाउस की प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी आवेशित अचालक परत हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं गाउस प्रमेय से। ठीक है, तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु P है वो इस बेलनाकार पृष्ठ पर आएगा। ये जो बिंदु P है वो इस बेलनाकार पृष्ठ पर आएगा और ये बेलनाकार पृष्ठ है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारी परत है, ये जो हमारी अचालक परत है उसके अंदर होता हुआ, और ये बिंदु जो है इस तरह से, और ये बिंदु P डैश तक है। तो ये हमारा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हो गया। तो बिंदु P जो है हमारा इस गाउसियन पृष्ठ पर है, ये बेलनाकार पृष्ठ है। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये इसके दो वृत्तीय फलक हैं जिसका नाम है S1 और S2, और ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है इसका नाम है S3। ठीक है, और ये जो हमारा अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है S। क्या है, S। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है जब हम किसी को उसकी लंबाई के अनुदिश, जैसे मान लीजिए मार्कर इसकी एक लंबाई है और इसको यदि मैं अपने चक्कू से, नाइफ से जब मैं इसे इसकी लंबाई के लंबवत काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे इसे, अनुप्रस्थ काट। तो और उस अनुप्रस्थ
काटने के बाद में जो हमारे पास में सतह मिलेगी हमें अंदर कटने के बाद में, मान लो जो कटने के बाद में कुछ ऊपर से ऐसा दिखेगा, तो ये जो सतह हो गई इसको बोलेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसे बोलेंगे हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और यदि मैं इसको इसकी लंबाई के अनुदिश काटता हूँ तो वो जो क्षेत्रफल होगा वो अलग होगा। और ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? S। ठीक है, हमारा जो वक्र पृष्ठ है वो S3 है, दोनों वृत्तीय फलक हैं यहाँ पे S1 और S2, और ये हमारी आवेशित जो है अचालक परत हो गई इसके अंदर से होता हुआ। अब ये जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है वो P डैश से P तक की इसकी जो लंबाई है वो है 2r। कितनी है? 2r। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2r लंबाई है। यानी कि बिंदु जो हमारा पॉइंट O था यहाँ पे, वहां से लेके OP तक की जो दूरी थी हमने ली थी, कितनी ली थी? r। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा जो इसका है यानी O से लेके P डैश तक जो अंदर जा रहा है, अंदर होते हुए जा रहा है, वो बचा हुआ हो जाएगा r, और बाकी बचा हुआ हो जाएगा r। तो टोटल कितना हो गया? 2r। तो 2r लंबाई हो गई इसकी। अब देखिए इसका जो आवेश घनत्व होगा वो हम लेंगे सिग्मा के रूप में, सिग्मा लेंगे क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों को ओपी की दिशा में होगी। इन दोनों को मिलाने वाली बिंदु और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की दिशा में हमारे विद्युत क्षेत्र के परिणामी की सदिश की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और इसी दिशा में हमारे जो है अभिलंब होता है, यानी अभिलंब की दिशा में होगी। और अभिलंब की दिशा में हमारा ds वेक्टर होता है। क्या होता है? ds वेक्टर। ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है इस पृष्ठ का। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एरिया वेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस डायग्राम में हमने बनाई है। अब इस डायग्राम पे जो जो चीजें दे रखी है वो हमारे डेरिवेशन में काम आएगी। तो हम हमारा डेरिवेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेलनाकार जो हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर आवेश की मात्रा निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा निकालने का तरीका क्या था? आवेश घनत्व अपने पास में क्या है? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा और उसका क्षेत्रफल, सिग्मा और उसका, और हमारा पृष्ठीय जो हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल आवेश। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब निकालना है हमें इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो लिखिए यहां पे गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन फाई ई। क्या बोलेंगे? फाई ई। तो फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ऑफ, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर। यही होता है फॉर्मूला। और जब इनके हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल फ्लक्स है। अब इस टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए, यानी इक्वेशन नंबर 2 को आप सोल्व करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? हम जो बेलनाकार हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है इसकी निर्गत फ्लक्स की बात की जा रही है, तो हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के जो है हम इसके भाग देखते हैं, कितने भाग हैं। एक तो S1, इसका जो क्षेत्रफल S1, एक तो वृत्तीय फलक ये है, एक S2 है, और ये वक्र पृष्ठ S3 है। तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल सदिश ds है जो कि दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र E है। तो इनके मध्य में हम कोण चेक करते हैं। तो कोण का पता हमें कैसा लगेगा? तो कोण का पता यहाँ पे अलग अलग तरह से पता लगेगा। अलग अलग जब इसके टुकड़े लिखेंगे, टुकड़े करेंगे S1 S2 S3, इन टुकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इन दोनों के मध्य कोण का पता लगाना है। तो कोण का पता लगाने के लिए देखिए सबसे पहले S1 पृष्ठ की बात करते हैं। तो S1 जो पृष्ठ है, सबसे पहले देखिए S1 पृष्ठ के लिए, तो वृत्तीय फलक के लिए, वृत्तीय फलक, तो जो हमारा S1 वृत्तीय फलक है इसके अंदर जो हमारा थीटा है वो कैसा रहेगा? भाई ds वेक्टर किस दिशा में है? इस दिशा में है। और हमारा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आ रहा है? मतलब इस फलक का जो सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, जो कि इसका अभिलंब कहाँ होगा? बाहर की ओर, इस दिशा में होगा, मतलब n कैप इसी दिशा में होगा। और इस पूरे क्षेत्रफल का जो सदिश वेक्टर होगा वो अभिलंब की दिशा में ही केंद्र से होता है, और हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में है। इसका मतलब जो हमारे
ई और ds के बीच में जो एंगल आ रहा है, ई व ds के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। कैसा आ रहा है, 0 डिग्री आ गया। ds मान लो इसका जो है ds1 मान लेते हैं, तो ये जो वेक्टर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। यानी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे ही हम देखें, अगर सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो हम प्रश्न ले रहे हैं S2, S2 का ये भी एक तरह का वृत्तीय फलक है। तो इस वृत्तीय फलक के अंदर आप देख सकते हैं, तो देखिए S2 के अंदर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, और इसका जो अभिलंब जो होगा वो इस दिशा में होगा एन कैप, और उस दिशा में इसका ds वेक्टर, ds2 वेक्टर होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोण कितना आ रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो हमारा ई है वो इस दिशा में है, परिमाण में बराबर है, दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। क्योंकि इस पी डैश पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो परिमाण में बराबर आएगी लेकिन दिशा में विपरीत आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इस दिशा में करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा की जो घटक, कॉस थीटा घटक होंगे वो इस साइड आएंगे, इधर इस साइड आएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होगी। लेकिन दोनों बिंदु जो दे रखे हैं पी और पी डैश, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में होगी तो ds वेक्टर कहाँ होगा, ds2 का जो s, जिसका s2 होगा वो इस दिशा में होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए तीसरा जो है उसमें क्या है, S3 की बात कर रहे हैं, जो हमारा वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल लेते हैं छोटा सा, और इसका हम देखते हैं अभिलंब कहाँ आएगा, एन कैप, इस दिशा में। तो ds3 कितना आएगा, ऊपर दिशा में। तो इस तरह से ऊपर की दिशा में आ रहा है, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा और इसके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री कोण होगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है ना, और जो हमारा ds है वो ऊपर अभिलंब की दिशा में है, तो 90 डिग्री, यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फाई होगा, टोटल जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 अगर देखें तो सबके लिए थीटा अलग अलग है। तो हमारे पास में जो होगा वो होगा S1 का पृष्ठीय समाकलन ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S3 ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, देख लिया आपने। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन की वैल्यू 0 हो गई, जहाँ पे cos की वैल्यू 1 है वहाँ पे बचेगा हमारा EDS, और जहाँ पे cos की वैल्यू 0 है वो एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे S3 जो है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, ये और ये। तो हमारे पास में जो फाई ई आएगा, फाई ई जो आएगा वो आएगा समाकलन ऑफ S1 EDS प्लस समाकलन ऑफ S2 EDS। ठीक है, ये आएगा इक्वेशन नंबर, ये आ गई 3। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई 3। तो इस इक्वेशन को मैं आपको दूसरे पेज में बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे जो है EDS बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फ्लक्स होगा फाई जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र है जो एक समान है, तो बाहर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा ds प्लस इधर से भी बाहर आ गया तो ये हो जाएगा ds, यहाँ पे बचेगा ds, ये S1 ये S2। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये इसका समाकलन अगर निकालते हैं, ds का समाकलन क्या होगा, s प्लस ई मल्टीप्लाई बाय s, और ये हो गया फाई ई हमारा। तो इसको लिख सकते हैं 2ES, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वृत्तीय फलक है उसका जो है कुल क्षेत्रफल क्या होता है, S होता है। क्या होता है, कुल क्षेत्रफल S होता है। तो अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ये विद्युत क्षेत्र और ये उसका क्षेत्रफल जो हमारा पृष्ठ होता है उसका। अब लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल्स टू
टोटल परिबद्ध फ्लक्स जो होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं जब इनका, तो हमें पता लगता है फाई ई और ये भी फाई ई, दोनों की वैल्यू क्या है? ये दोनों कैसे हो जाएंगी वैल्यूज में? समान हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे वैल्यूज में? समान हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि 2ES इक्वस टू सिग्मा, यहाँ पे अगर हम इसको उस पदों में लिख दे, तो घनत्व के पदों में अगर लिख दे, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से ई निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एस से एस कट गया, बचा ई, ई और 2E बचा, तो ई इक्वस टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारे विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया। क्या आ गया? परिमाण आ गया। अब हमें निकालना है सदिश। तो सदिश निकालने के लिए ये हो गया हमारा सदिश, सदिश लगा दिया इसके ऊपर, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा होगी अभिलंब की दिशा में, जो कि हमने पहले प्रूफ में निकाली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको इसके एक्सप्रेशन में आर दिखाई दे रहा है क्या? इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे आर दिखाई दे रहा है क्या? इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आर के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी उसके निकटवर्ती बिंदु जितने भी होंगे उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कैसी होगी? समान होगी। जितने भी बिंदु लोगे, पी लोगे, ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर नहीं कर रही है। तो ये फॉर्मूला आया है हमारी जो अनंत विस्तारित जो आवेशित अचालक परत होती है, उसके निकटवर्ती बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ना ही हमारा जो ई होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर भी ये डिपेंड नहीं करता, हमारा ई आर पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डिपेंड किस पे करता है? आवेश घनत्व पे डिपेंड करता है, और हमारे माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसके फॉर्मूले में आप देख सकते हो, आवेश जैसे ही हमारा घनत्व बढ़ेगा, हमारे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता बढ़ने लगेगी, और जैसे ही हमारा माध्यम चेंज होगा तभी भी इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ये ना तो आर पे डिपेंड करता है, ना ही पृष्ठ के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। ठीक है।